जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज बेहद अहम मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या वाकई में ईरान और अमेरिका के बीच जंग हो सकती है? क्या खाड़ी का जो क्षेत्र है वो फिर से युद्ध का मैदान बनेगा? अमेरिका के एनएसए हैं, उन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया है कि ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है और जरूरत पड़ी तो फिर हम आगे भी बढ़ेंगे। इससे पहले भी जो बाइडेन की तरफ से कुछ ऐसे ही संकेत दिए गए थे। वहीं कई अमेरिका के पूर्व अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि यही सही समय है जब ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जा सकता है। तो कई सवाल हैं जिनको समझना होगा और यही समझाने के लिए जो स्क्रीन पे आप मेरे साथ जिन्हें देख रहे हैं वो आप पहचानते हैं बड़े अच्छे से, फिर भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं तो संजीव श्रीवास्तव है, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर। संजीव जी, समय देने के लिए बड़ा अहम मुद्दा था। आज सुबह जब मैं उठा तो अमेरिकी एनएसए का ये बयान जो है मुझे तमाम अखबारों में दिखाई पड़ा, तो मुझे लगा कि इस पे बात होनी चाहिए कि क्या वाकई में तेहरान की तरफ जो है जंग बढ़ सकती है। जो बाइडेन के बयान या उनके एनएसए के बयान इस बात के संकेत दे रहे हैं कि अगला नंबर तेहरान का हो सकता है। और जिस प्रकार से अमेरिका ने पिछले 3 दिनों के अंदर सीरिया की बात करें, इराक की बात करें, यमन की बात करें, स्ट्राइक की है, वो एक पोस्टरिंग हो रही है कि किसी ना किसी तरह से कि अब ईरान को संकेत दे दिया जाए कि हम आपके दरवाजे पे खड़े हैं। जी, देखिए राजेश जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 7 अक्टूबर के बाद से लगातार इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि इज़राइल के जो आतंकवाद के विरुद्ध चलाए जा रहे युद्ध में, हमास के विरुद्ध चलाए जा रहे युद्ध में अगर किसी ने दखल देने की कोशिश की, तो अमेरिका उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। वो चाहे वो स्टेट एक्टर हो और चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर हो। और जाहिर है कि जब स्टेट एक्टर की बात आती है तो वो इशारा सीधा-सीधा ईरान की तरफ है। और ईरान को अमेरिका ने के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वयं लगातार इस बात को स्पष्ट किया और उन्होंने जो बार-बार वो शब्द इस्तेमाल करते थे, डोंट जैसा शब्द वो इस्तेमाल करते थे, यानी कि कोई इंटरवेंशन करने की हिमाकत न करे ईरान, नहीं तो उसकी खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। उसी तरीके से नॉन स्टेट एक्टर्स के संदर्भ में भी ये बयान दिए गए थे और आप देखिए तो नॉन स्टेट एक्टर्स के विरुद्ध अमेरिका लगातार अब कार्रवाई कर रहा है। चाहे वो हूती रिबल्स हों, चाहे वो ये इराक और सीरिया में ऑपरेट करने वाले छोटे-बड़े आतंकी संगठन हों, उनके खिलाफ अमेरिका लगातार कार्रवाई कर रहा है क्योंकि उनकी तरफ से अमेरिकन बेसिस पे और इज़राइल को हमास के विरुद्ध युद्ध से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तरह-तरह की साजिशें रची जा रही हैं। रेड सी पर खतरे पैदा किए जा रहे हैं। उधर हिजबुल्लाह भी अनेक तरीके की साजिशें रच रहा है। तो अमेरिका उसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये भी कहूँगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कोशिश ये है कि वो इज़राइल के हमास के विरुद्ध चलाए जा रहे युद्ध में जो कोई ऐसा स्थितियों को बनने से रोके कि जिससे कि इज़राइल के इस युद्ध में उसे बाधा का सामना करना पड़े। तो ये जो अमेरिका नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहा है, वो इज़राइल को अपने युद्ध में फोकस रखने के पर्पस से कर रहा है और दूसरा जो अमेरिका ये चाहता है कि इस युद्ध का रीजनल एस्केलेशन ना हो और इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि रीजनल एस्केलेशन ना हो। लेकिन इतना कहने के बाद ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि यदि ईरान ने किसी तरीके के बड़े हमले को डायरेक्ट तरीके से करने की अगर कोई हिमाकत कर दी, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिस्पॉन्ड करने से चूकेगा नहीं और ऐसे में ईरान के बड़े ठिकानों पर उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर भी हमले हो सकते हैं। और जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया भी कि बहुत सारे जो एक हार्डलाइनर्स जो यूएस के जो लीडर्स हैं, सीनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, इस तरीके की बात है कि वो ईरान के ऊपर हमला करना चाहिए। लेकिन मेरा अभी मानना है कि अमेरिका ऐसा करने से बचेगा क्योंकि यदि कोई संजीव जी, लेकिन जो हालात बन रहे हैं, जो परिस्थितियां बन रही हैं, जिस प्रकार से अमेरिका ईरान बचना चाहते हैं कि आमना सामना ना हो, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि वक्त और परिस्थितियां उन्हें आमने सामने खड़ा कर रही हैं। जी, ये आमने-सामने वाली जो स्थिति है वो
अगर वो बुद्धिमत्ता से काम नहीं लेंगे, तो जी। जाहिर है कि इसके एस्केलेशन की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन यदि आप ईरान की भी लीडरशिप को देखें, राष्ट्रपति रईसी को देखें या पूरे ईरानियन जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हो या उसके अन्य जो पूरी आर्मी है उसको देखें, और जिस तरीके से ईरान के ऊपर पहले ही सीवियर सैंक्शंस लगे हुए हैं, ईरान की जो इकोनॉमी पहले ही से ही जो है काफ़ी कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ रहा था। ऐसे में यदि ईरान किसी युद्ध में जाता है, तो उसको उसकी इकोनॉमी को बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, और ज़ाहिर है कि उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस भी हमले की जद में आएँगे, वो विशेष रूप से टारगेट होंगे, और ऐसे में जी। ईरान को भारी क्षति उठानी पड़ सकती है। तो ईरान ज़रूर अपने प्रॉक्सीज़ के माध्यम से इस पूरे इज़राइल और हमास के युद्ध में डिस्ट्रैक्शन पैदा करने की साजिशें ज़रूर रच रहा है, लेकिन जी। ईरान भी अपनी तरफ से कुछ ऐसा कदम मेरे असेसमेंट के मुताबिक नहीं उठाएगा, जिससे कि वो सीधा-सीधा अमेरिका के साथ डायरेक्ट युद्ध तो में एक जाए। पॉइंट और इसमें अगर जोड़ना चाहूं, मैं आपसे समझना चाहूं कि ईरान बहुत कुछ बोल रहा था जब गजा पे इजराइल ने अटैक किया। बहुत बयानबाजी उनके राष्ट्रपति की तरफ से, विदेश मंत्री की तरफ से सामने आई। फिर अब जो अमेरिका ने सीरिया और इराक पर अटैक किया, उसके बाद ईरान के तेवर बदले हुए हैं। हमने देखा कि ईरान का सबसे पक्का अच्छा दोस्त, जिसपे ईरान भरोसा कर रहा था, चीन, उसने भी एक खामोशी बरत ली। तो क्या ईरान को एक संकेत मिल गया कि रूस और चीन की तरफ से भी कि अगर जंग हुई तो आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी, हमसे ये उम्मीद ना करें कि हम तेहरान तक पहुंच पाए। और यही वो कारण है जिस कारण अब ईरान असमंजस की स्थिति में पहुंच चुका है। ज़रूर, देखिए राजेश जी, ये आपने बिल्कुल सही सटीक एनालिसिस की है कि ईरान प्रॉक्सीज़ के माध्यम से वो जितना डिस्ट्रैक्शन पैदा कर सकता था, वो करने की कोशिश वो ज़रूर कर रहा है। बयानों के माध्यम से और जी। हूती के माध्यम से, हिज़बुल्लाह के माध्यम से, इराक और सीरिया में जो आतंकी संगठन है, उनके माध्यम से वो काफ़ी उसने साजिशें रची, और ये जो हमले किए गए हैं नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से, आतंकियों के माध्यम से, ये ईरानियन बैक्ड ही है। और अगर हमास का भी 7 अक्टूबर का हमला देखें, तो वो लार्जली ईरानियन बैक्ड हमला था, और आप जानते हैं कि ईरान आतंकवाद के माध्यम से अपने रीजनल एम्बिशन को पूरा करने की साजिशें रचता है। वो स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म ईरान भी जाहिर है, और उसकी जो कुछ फोर्स है वो पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व रहती है। तो ये ईरान ज़रूर अपने प्रॉक्सीज़ के माध्यम से जितना जिस हद तक वो जा सकता था नॉन स्टेट एक्टर्स के लेवल पर, वो ज़रूर गया है। लेकिन वो स्वयं से कोई ऐसी कार्रवाई करने से बचेगा, जैसे कि आपने स्वयं बताया, जब अमेरिका ने इन ईरानियन प्रॉक्सीज़ को रिस्पॉन्ड करना शुरू किया है, तो ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जो इराक और सीरिया का जो आतंकी संगठन है, जो कितायब हिज़बुल्लाह है, उसने तो ये जी। घोषणा कर दिया है कि वो अमेरिका की फोर्सेस को वो भी अब टारगेट नहीं करेगा। उसने अपने सारे ऑपरेशंस अमेरिका के विरुद्ध सस्पेंड कर दिए हैं, और अभी कुछ समय पहले तक 160 से भी ज़्यादा हमले जो इन आतंकी संगठनों के माध्यम से अमेरिकन बेसिस पे किए गए थे। लेकिन अब जी। ईरान इन अपने प्रॉक्सीज को डिस्करेज कर रहा है कि अब ज़्यादा आप अमेरिका पर हमले मत करो, उसके बेसिस को टारगेट मत करो, नहीं तो इसकी ये ज़्यादा बड़ा एस्केलेशन हो सकता है। तो ईरान दबाव में है। दूसरा, उसे सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। चाइना, जो आप जानते हैं कि अपने हितों को लेकर के वो पूरी तरह से वो इस बात को स्पष्ट चाइना ने किया है कि जो रेड सी की जो सिचुएशन है, वो उसे एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि उसका भी ट्रेड बाधित हो रहा है। चाइना ओके। अपने सेल्फ इंटरेस्ट की जब बात आती है, तो वो ना तो कोई दोस्त देखता है, ना तो कोई पार्टनर देखता है, वो अपने हितों को पहले देखता है। तो वो ईरान को, और ईरान के क्या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, वो उसमें ज़्यादा चाइना मुझे नहीं लगता कि उसमें ज़्यादा वो दखल देगा। और अब चाइना की चुप्पी आपने जैसा कि बिल्कुल सर। बताया कि सही है, और उधर रशिया भी अपने एक युद्ध में एंगेज है। तो कुल मिलाकर के ईरान के लिए कहीं से भी कोई बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ना तो ऐसा होगा। और अपने ऐसे में तरफ से अगर मुझे लगता है ईरान के लिए अमेरिका का मुकाबला करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक एक पॉइंट और संजीव जी, आखिरी पॉइंट भी है और बड़ा अहम पॉइंट भी है। मैं ज्यादा नहीं, लेकिन 1999 2000 के आसपास से अमेरिका को देख रहा हूं। मैंने जॉर्ज डब्ल्यू बुश को देखा, बिल क्लिंटन को भी देखा, फिर उसके बाद बराक ओबामा आए, फिर डोनाल्ड ट्रंप आए। हमने एक चीज देखी है अमेरिकन प्रेसिडेंट के अंदर कि अगर उन्हें सेकंड टर्म चाहिए होता है तो वो फर्स्ट टर्म में जाते जाते किसी
कंट्री के ऊपर युद्ध थोप देते हैं। और इसके कई सबूत हैं, इराक से लेकर, लीबिया से लेकर, सीरिया से लेकर आप अफगानिस्तान तक देख सकते हैं। तो क्या बाइडन, क्योंकि पॉपुलैरिटी गिर चुकी है अफगानिस्तान से जब से फोर्स निकाली है, तो और उनकी रैंकिंग गिरी है, क्या उसके बाद अमेरिका के एक कट्टर दुश्मन को निशाना बनाने की सोच रहे हैं ताकि सेकंड टर्म जो है उसे सिक्योर किया जा सके? देखिए राजेश जी, जहाँ तक राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रश्न है, तो वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बेहद सीजन्ड स्टेट्समैन है। और आप जानते हैं कि वो दशकों तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन रहे और वो लंबे समय सेनेटर रहे, फिर यूएस के वाइस प्रेसिडेंट रहे, अब राष्ट्रपति हैं। और वो पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा एक जिम्मेदार रोल प्ले करते हैं। उनके उनका अनुभव भी उनको ऐसे कोई कदम उठाने से रोकता है कि जिससे कि पूरे विश्व में जो है अशांति हो। एक ऐसे समय में कि जब पूरे विश्व में 2 युद्ध ऑलरेडी चल रहे हैं, रशिया जी, यूक्रेन का युद्ध जारी है, उसको अमेरिका ज़ाहिर है कि बैकिंग कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। इज़राइल हमास के युद्ध में भी अमेरिका की पूरी बैकिंग इज़राइल की तरफ है। और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि जो बाइडेन कोई ईरान के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट करने का एक रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इससे अमेरिका के ऊपर जो युद्ध का जो बर्डन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और इसका अल्टीमेटली जो खामियाजा वहाँ की इन्फ्लेशन रेट पर और पूरे विश्व की सप्लाई चेन्स पर पड़ेगा। और इसकी वजह से जाहिर है कि पूरे विश्व में जो अगर सीधा-सीधा इसका एस्केलेशन हो जाता है, यूएस ईरान के विरुद्ध युद्ध शुरू हो जाता है और जिस तरीके का विश्व में पोलराइजेशन की स्थितियाँ और गहरी होती हैं, तो अल्टीमेटली ये राष्ट्रपति बाइडेन के लिए ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, ज़्यादा ये भारी पड़ सकता है, मैं ये कहूँगा। और जी, ये राष्ट्रपति बाइडेन के लिए ईरान के साथ जो युद्ध इस समय करना, जो जबकि अमेरिका 2 युद्ध पहले ही से ही अप्रत्यक्ष रूप से लड़ रहा है, तो ऐसे में तीसरा युद्ध शुरू करना मुझे नहीं लगता कि ये एक ऑप्शन है। और इसी वजह से राष्ट्रपति बाइडेन अपने अनुभवों के आधार पर भी और सारी स्थितियों को देखने के आधार पर भी, अपने जो इंटेलिजेंस के असेसमेंट और पूरी स्ट्रेटजिक जो वहाँ की कम्युनिटी है उसके जो असेसमेंट्स हैं, उसके आधार जी, पर मुझे नहीं लगता कि वो किसी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में जाना चाहेंगे, क्योंकि उनका इलेक्टोरल गेन भी नहीं होगा, उल्टा उससे उनको उसका लॉस हो सकता है। और जी। उनकी ये जो जिम्मेदार छवि है पूरे विश्व में, उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़े हो सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस समय कोई ईरान के साथ डायरेक्ट लेकिन कन्फ्रंटेशन मुझे करना लगता चाहेंगे। है थोड़ा इंतजार करना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अमेरिका इस मौके को इस तौर पे भी ले रहा है कि ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बन गया तो फिर शायद इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा, और जो बाइडेन इस मौके को शायद ना जाना दे। लेकिन इंतजार करेंगे, ये वक्त क्या कुछ कहता है। लेकिन बहुत बहुत ये शुक्रिया आपका संजीव श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाने के लिए। थैंक यू। जय हिंद सर।